नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार और आप जुड़ रहे हैं हमारे संग प्रेम एकेडमी पे, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। दोस्तों, एक न्यूज ऐसी आई है जो मुझे यहां पे आने के लिए मजबूर कर दिया कि आए वो आपके सामने मैं उसे ज़रूर पेश करूं और अच्छी तरीके से पेश करूं कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं या जो तैयारी करने वाले हैं उसका पूरा पैटर्न बदलने वाला है। पैटर्न बदलने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने या मिनिस्ट्री ने NRA लागू करने का फैसला कर लिया है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, NRA है क्या? मैं यहाँ पे आया हूँ तो पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आया हूँ, और अभी तो नहीं लेकिन अगले साल से यानी कि 2021 से ये हमारे एग्ज़ाम्स में लागू हो जाएगा। और जो बच्चे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट की, चाहे SSC हो, IBPS हो या RRB यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हो, हर बच्चा इससे प्रभावित होने वाला है। कुछ के लिए खुशखबरी है, कुछ के लिए दुखखबरी है। दुखखबरी तो नहीं है, लेकिन आपका पैटर्न या आपका लाइफ स्टाइल या जो भी आप तौर तरीका अभी तक आजमाते आ रहे हैं एग्जाम के लिए, वो बदलने वाला है। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप इसको देखें, समझें है क्या और आपको अपनी स्ट्रेटजी कैसे बदलनी है। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि NRA क्या है, ठीक है, और इससे आपका एग्जाम पैटर्न कैसे बदलने वाला है। तो मेन बात यह है कि आप NRA अगर आपने सुना है या आप करंट अफेयर या डेली चीज़ों से रूबरू होते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो आप इसके बारे में जानते होंगे NRA है क्या। पहले बात अगर हम करें NRA, तो NRA है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। NRA मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये फैसला हमारी संसद में हुआ है, हमारे मिनिस्टर यानी कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने ये लिया है। एक बैठक हुई, उसमें ये फैसला लिया गया कि हर साल जो 150 से 200 करोड़ के 1.5 से लेकर 2 करोड़ के बीच में जो कैंडिडेट, ये डाटा इतना छोटा नहीं है, ठीक है, इतने बच्चे हर साल गवर्नमेंट एग्जाम्स में बैठते हैं, ठीक है। और वैकेंसी कितनी होती हैं? 1.27 लाख एवरेज, ये मैं बता रहा हूँ, हर साल का इतनी वैकेंसी होती है और इतने बच्चे बैठते हैं। आप देखेंगे अप्रॉक्स 10 गुना ज़्यादा बच्चे, ठीक है, इतने ज़्यादा बच्चे बैठते हैं। 10 गुना क्या, अगर आप इसको कैलकुलेट करने बैठेंगे तो और भी ज़्यादा निकलेगा। इतने सारे बच्चे बैठे हैं और उनके लिए हो क्या रहा है? पिछले कई सालों से जैसा तैसा जो सिस्टम बना पड़ा हुआ था उसी अकॉर्डिंग से एग्जाम्स होते चले आ रहे थे, लेकिन समय के हालात देखते हुए, कॉम्पिटिटिवनेस देखते हुए और जिस तरीके से आज सबसे ज़्यादा युवा हमारे इंडिया में है उनको देखते हुए, क्योंकि युवा होने का मतलब कुछ नहीं है, अगर युवा बेरोजगार है तो वो आपके लिए निगेटिव मार्क है। आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा युवा आपके देश में है, लेकिन युवा कर क्या रहे हैं, उनके हाथ में क्या है? अगर वो बेरोजगार हैं तो किसी भी काम के नहीं है, इवन वो बर्डन बनेंगे गवर्नमेंट पे, परिवार पे और बाकी लोगों पे, ठीक है। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। हालांकि आपको फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन NRA लागू होने के बाद काफ़ी चीज़ों में बदलाव आने वाला है। बदलाव किस तरीके से होगा? अभी तक 50 से ज़्यादा, हर साल 50 से ज़्यादा जो एग्ज़ाम्स होते थे जो अलग अलग एजेंसीज लेती थी, वो एजेंसीज कौन कौन सी थी? खासकर हमारी SSC, ये किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। हर बच्चा कभी न कभी, खासकर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं, उनका एक ही सपना होता है, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है कि वो SSC के थ्रू जॉब पा जाएं। SSC भी कई लेवल पे होती थी, एक 10th इसको MTS बोलते थे, एक 12th जो CHSL कहलाता है, एक ग्रेजुएशन लेवल पे होता है जिसको CGL कहा जाता है, ठीक है। ये तो हमारी SSC हो गई। IBPS की भी कहानी ऐसी है, कई तरीके से फॉर्म निकालता है। RRB का फॉर्म, चाहे ग्रुप B का हो, IBPS का चाहे वो असिस्टेंट का हो या फिर PO का हो, यानी कि प्रोविजनल ऑफिसर जो होता है, और उसी में एक SSC या SCO का पोस्ट निकलता है जो स्पेशल ऑफिसर या SO करके कहलाता है। और उसमें एक रीजनल रूरल बैंक का भी फॉर्म निकलता है जो IBPS ही लेता है। उसमें भी 2 कैटेगरी में निकलते हैं। पहला
जिसमें डायरेक्ट भर्ती होती है, यानी कि असिस्टेंट जो हमारा होता है ऑफिस असिस्टेंट कहलाता है। उसके बाद पीओ लेवल के जो लोग पहले से जॉब पाए हुए होते हैं बैंकिंग सेक्टर में, उसके लिए लेवल 2 या लेवल 3 के फॉर्म निकलते हैं। उसके बाद आता है, वो भी काफ़ी पॉपुलर है और बच्चों के बीच में काफ़ी जाना पहचाना है, जिसको आरआरबी कहा जाता है, आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ठीक है, ये फुल फॉर्म होता है आरआरबी एनटीपीसी का। तो ये जो तीनों एग्ज़ाम होते थे ये सेंट्रल गवर्नमेंट के होते थे। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये सारे एग्ज़ाम अलग अलग ना होके, इनके अलग अलग फॉर्म ना भर के एक साथ होंगे। जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा वो सब का, चाहे वो आपको रेलवे में जाना हो, चाहे बैंक में जाना हो या एसएससी में जाना हो, सब के लिए एक ही फॉर्म होगा, एक ही फॉर्म होगा, एक ही पेपर होगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं इससे रिलेटेड जो आपको ध्यान में रखने वाली बातें हैं जो आपको आने वाले, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या इसके गुड हैं, क्या बैड हैं, सब जानते हैं। देखिए गुड क्या है, अगर हम गुड और बैड की उसमें कैटेगरी में इसको करना चाहें, ठीक है। बैड तो सिर्फ एक चीज़ है कि आपको क्या है कि सपोज करिए एक ही एग्ज़ाम देना है और एक ही बार देना है, यानी कि साल में एक बार होगा एग्ज़ाम, ठीक है। बैड ये है कि सपोज करिए जब एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक, आप किसी चीज़ में फंस गए या एग्ज़ाम छूट गया या फॉर्म नहीं भर पाए, तो आपको पूरे एक साल वेट करना पड़ेगा। सपोज करिए लास्ट टाइम में आप बीमार हो गए, फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई क्राइसिस हो गई, कोई इमरजेंसी आ गई, उस कंडीशन में आप यहाँ पे फेल होंगे। ये आपके लिए बहुत बुरी बात होगी, क्योंकि अभी तक क्या था, एक एग्ज़ाम छूटा दूसरा एग्ज़ाम है, दूसरा छूटा तीसरा एग्ज़ाम है, साल भर एग्ज़ाम होते रहते थे। लेकिन साल भर एग्ज़ाम होने के अलग नुकसान है। अलग नुकसान का मतलब दूर दराज शहरों में सेंटर चला जाता है। अब एग्ज़ाम टाइम में जहाँ सेंटर जाता है, ट्रेन का अपना अलग इशू है, बस का अलग इशू है, खर्चा, लोडिंग, ट्रैवलिंग, वहाँ का रहने का खर्चा, अब मानसिक जो डिस्टर्बेंस होता है वो होता ही है। उन सारी चीज़ों से आप यहाँ पे छुटकारा पा जाएंगे। अच्छी चीज़ ये होगी सारे एग्ज़ाम एक साथ हो जाएगा, ठीक है, और इसका जो स्कोर है 3 साल के लिए वैलिड होगा। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए वैलिड माना जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट फॉर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। आप इसको कितनी भी बार दे सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना जो अपर एज लिमिट है उसको क्रॉस ना किए हो। देखिए रिजर्वेशन को भी यहाँ रखा गया है, खासकर SC ST प्लस OBC बच्चों के लिए रिजर्वेशन है और महिलाओं के लिए भी, ठीक है। इनके लिए जो अपर एज लिमिट है उसमें छुटकारा मिलेगा जैसे पहले मिलता आ रहा था, ठीक है। तो उसके लिए आप परेशान न हो, अगर आप इन 3 कैटेगरी में आते हैं तो आपको इसको वो मिलेगा, ठीक है। अब देखिए क्या सारे एग्जाम इसी में होंगे? नहीं, जो ग्रुप बी और सी कैटेगरी के एग्जाम होंगे वो भी कौन से? नॉन टेक्निकल। इस कैटेगरी के एग्जाम, इनका एक फॉर्म आएगा साल में, एक फॉर्म। अब देखिए हर फॉर्म का अलग अलग फॉर्म भरते हैं, आए हैं आप। अभी जैसे बैंक का फॉर्म होता था आप 800 रुपये का भरते थे, ठीक है। एनटीपीसी का होता था, ये भी 500 का था शायद। एसएससी का फॉर्म, ये भी 500 का। जितने फॉर्म होते थे उतने आपको फॉर्म भरने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक चीज़ तो ये क्लियर है, एक एग्ज़ाम होगा, ठीक, और सेंटर पास में रखा जाएगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में। अब देखिए जो लोग एग्ज़ाम नहीं देते हैं वो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। जो एग्ज़ाम देते हैं वो इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि एक रात पहले ट्रैवल करके जाना, दूसरे दिन सुबह एग्ज़ाम देना कितना मुश्किल होता है, कितना कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है और कितना डिस्टर्बेंस आपको बच जाएगा इतनी सारी चीज़ों से। डेट पहले से पता होगी। अब देखिए इसके फ़ायदे क्या होंगे। स्पीड बढ़ेगी आपकी, तो बढ़ेगी,
प्लस जो रिजल्ट आने में देरी होती है, धांधलियाँ हो जाती हैं, क्योंकि इस पे एक एजेंसी रहेगी और एजेंसी किसको रिपोर्ट करेगी? डायरेक्टली मिनिस्ट्री लेवल को रिपोर्ट करेगी, ठीक है। और जो इसका जो सेकेंडरी फेस होगा, क्योंकि ये क्या होगा, ये प्राइमरी फेस होगा, जो सीएट होगा, मतलब इसको सीएट नाम दिया गया है, सीईटी, ठीक है, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक, ये नाम दिया गया है सीईएट, ठीक। जो सेट होगा या सीएट, सेट जो भी नाम इसको देना चाहें आप देंगे, ये जो होगा ये प्राइमरी फेस का होगा, यानी कि प्रीलिम्स आपको किसी भी एग्जाम में देने की जरूरत नहीं। अगर संबंधित डिपार्टमेंट, यानी जिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, तो वो अगर चाहेगी इसके बाद में, तो अपनी तरफ से एक सेकेंडरी या स्क्रीनिंग टेस्ट वो आपसे ले सकती है, यानी कि मेंस या तो उसको कह लो, ठीक है, या स्क्रीनिंग टेस्ट कर लो, या फिजिकल टेस्ट। क्योंकि देखिए, अगर सिक्योरिटी या पुलिस संबंधित कोई फॉर्म है और उसमें आपके फिजिकल टेस्ट संबंधित जो मेजरमेंट रिक्वायरमेंट है, तो वो संबंधित विभाग आपका फिजिकल ले सकता है अलग से, या स्क्रीनिंग टेस्ट ले सकता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में कुछ भी, या साक्षात्कार ले सकता है, या अलग से कोई पेपर आपसे करवा सकता है। सपोज करिए कोई ऐसी वैकेंसी है जिसमें कंप्यूटर या कंप्यूटर स्किल की रिक्वायरमेंट है, वो आपको यहाँ से कंप्यूटर का टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट ले सकता है, या फिर किसी संबंधित डिपार्टमेंट में कोई फेमस या बहुत पॉपुलर पोस्ट है, उसके लिए बहुत सारे मतलब एप्लीकेशंस आ गए। अब उसको क्या करना है, वो सबको तो ले नहीं सकते, तो उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि वो एक मेंस लेगी, ठीक है। मेंस में वो क्या करेगी, एक मेरिट बनाएगी, उसके आधार पर चयन करेगी। अब सवाल ये उठता है, यहाँ मैंने आपको बताया था स्पीड बढ़ जाएगी, यानी कि रिजल्ट जल्दी जल्दी आएंगे, पोस्टर जल्दी जल्दी होंगे और जल्दी जल्दी सिलेक्शन होंगे, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, क्या एसएससी, आईबीपीएस या आरआरबी, क्या इनकी जगह खत्म हो जाएगी? क्या इनको समाप्त कर दिया जाएगा? ये जो संबंधित रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं, क्या ये समाप्त हो जाएंगी, इनका कोई काम नहीं रहेगा? तो ये गलत है, ये रहेंगी, क्योंकि एनआरए का कहने का मतलब है कि ये रहेंगी और स्क्रीनिंग का काम करेंगे कि वैकेंसी सही से फुलफिल हुई है, रिक्रूटमेंट सही से हुआ है या नहीं हुआ है, कितनी वैकेंसी निकलेंगी, किस किस पे क्या इसका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ये तीनों मिलके डिसाइड करेंगी अपने अपने क्षेत्र में, ठीक है। तो अब देखिए, ये अब आप समझ गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट था ये चीज, क्योंकि इसको बताना बहुत जरूरी था। अब बच्चों को फैसिलिटी कहाँ पे मिलेगी? सबसे बड़ी बात यह है कि हर जिले में एक सेंटर होगा। अब सपोज करिए लखनऊ का बच्चा है, लखनऊ में अगर उसे पेपर देने को मिल गया, ठीक है, तो कहाँ कहाँ फायदा होगा? पहला तो उसका ट्रैवलिंग का खर्चा बचेगा, ठीक, स्टेइंग, कभी कभी हम लोग बस स्टैंड, रेलवे ट्रैक, या जो थोड़ा सा रिच है फैमिली या वेल्थ ऑफ फैमिली से हैं, वो होटल ले लेते हैं। अब ट्रैवलिंग करेंगे, आप कुछ खाएंगे पिएंगे कि नहीं करेंगे? फूडिंग पे, ठीक है। और सबसे बड़ा जो नाटक रहता है, इस चीज़ का फोटो कॉपी नहीं है, उस चीज़ का फोटो कॉपी नहीं है। इवन गवर्नमेंट को इस चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि वो 400 या 500 रुपये एक फॉर्म का लेती है, तो कम से कम सेंटर पे एक बैग रखने का तो अलाउ कर ही सकती है। सेंटर इतने मनमाने चार्जेस लेते हैं, कभी कभी 20 से लेकर 50 रुपये तक वो सिर्फ आपका बैग रखने के लिए पैसे ले लेते हैं। ये काफ़ी मतलब लूट है इंडिया जैसे कंट्रीज में, लेकिन जब ऊपर से ऐसी चीज़ों पे ध्यान या कमांड नहीं दिया जाता है तो ये चीज़ें कॉमन हो जाती हैं, और हम लोग भी क्योंकि दूसरे शहर में वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हैं, ना अपनी बात उठा सकते हैं, तो हम लोग को भी मजबूरी में देना पड़ता है। तो ये सारे खर्चे हो गए, बोर्डिंग, लोडिंग और अदर एक्सपेंसेस जो आते हैं, खाना खाओगे कि नहीं खाओगे, ये सारी चीज़ें आप बचेंगी, टाइम बचेगा आपका, सबसे बड़ी बात टाइम, सुकून के साथ पेपर देने जा पाओगे। तो ये सारे जो है एक स्टूडेंट को फ़ायदे होंगे। जो एक फाइनेंशियल बर्डन स्टूडेंट पे आता है वो रिड्यूस हो जाएगा। फाइनेंशियल जो बर्डन है
वो कम हो जाएगा। ठीक है, मैंने वैलिडिटी बता दी है कि 3 साल पेपर देने के बाद 3 साल तक उस स्कोर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप फिर से पेपर दीजिए, अगर ई पहले वाले साल से अच्छा स्कोर आपका दूसरे साल में है तो दूसरा वाला साल फिर से 3 साल तक वैलिड हो जाएगा। लेकिन 3 साल के बाद अगर आप उस स्कोर को यूज करना चाहेंगे तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, आपको दोबारा पेपर देना पड़ेगा। अब देखिए, जो सबसे बड़ी बात आती है लैंग्वेज की, कौन सी लैंग्वेज में पेपर होगा। लैंग्वेज देखिए, 12 लैंग्वेजेस जो संविधान में दी गई हैं। वैसे तो 22 लैंग्वेज संविधान में दी गई हैं, लेकिन उनमें से 12 भाषाओं में पेपर होगा। कितनी भाषाओं में? 12 भाषाओं में। ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 भाषा हैं उनमें से 12 भाषाओं में पेपर होगा, प्लस अलोंग विद इंग्लिश। देखो, कोई भी पेपर हम लोग देते हैं बाइलैंग्वेज आता है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। तो इन सारी भाषाओं वाले पेपर में इंग्लिश तो कॉमन रहेगी, क्योंकि इंग्लिश में पेपर जरूर रहेगा। उसके अलावा अगर हिंदी क्षेत्र का कोई स्टूडेंट है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में पेपर होगा, तो जो हिंदी भाषी क्षेत्रीय बच्चे हैं, मराठी भाषी क्षेत्रीय बच्चे हैं, तेलुगु, उड़िया, तो ऐसे बच्चों को भी कोई दिक्कत ना हो तो उनकी लोकल लैंग्वेज या उनकी जो फर्स्ट मदर लैंग्वेज होगी या रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी पेपर होगा, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है कि एनआरए लागू हो जाएगा अगले साल से। ठीक है, तो आपको फोकस क्या करना है, इसमें जो सिलेबस रहेगा वो कॉमन रहेगा। कॉमन सिलेबस का मतलब, जैसे आपने यूपीएससी में देखा है सीसैट होता है, मतलब कुछ भी कहीं से भी आएगा, जो एक कॉमन स्टूडेंट को पता होना चाहिए। आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं किसी भी सब्जेक्ट की, आपको बेसिक मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश 10th स्टैंडर्ड तक की, हिंदी और डे टू डे लाइफ की करंट अफेयर प्लस डे टू डे लाइफ में जो हम लोग साइंस देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एक हमारा स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके समझ रहे हैं, बहुत कॉमन चीज होती है, ये होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके अगर स्टैटिक जीके और प्लस डिपार्टमेंट, मान लीजिए आप रेलवे डिपार्टमेंट में नौकरी के लिए जा रहे हैं, तो आपको डिपार्टमेंट की जानकारी जरूर होनी चाहिए, यानी कि रेलवे के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो ये मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र ही वही है कि गवर्नमेंट एग्जाम के जो एस्पिरेंट बच्चे हैं उनको मतलब गाइड करता हूँ, पढ़ाता हूँ। तो मुझे लगा ये जानकारी आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। ये वैसे कल या परसों शायद गवर्नमेंट ने लागू किया था एनआरए की, उसने सदन में उसने चर्चा की थी और उसको लागू करने का फैसला किया था। ठीक है, तो कुछ लोग इससे अवेयर होंगे, कुछ लोग अवेयर नहीं होंगे। और एग्ज़ाम क्या है, एग्ज़ाम हम लोग के लिए एक युद्ध की तरह है, वार। और वार में आप अगर बिना तैयारी के जाते हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। आप अपनी तैयारी के साथ जाइए, एग्ज़ाम में होना ना होना, मेरिट में आना ना आना, वो अलग की बात है, लेकिन आप अपना 100% दीजिए, ताकि आपको बाद में कोई भी संशय ना रहे, आपको कोई अफसोस ना रहे। क्योंकि अफसोस ज़िंदगी भर खटकते बहुत हैं कि काश मैंने थोड़ा ध्यान दे लिया होता, काश मैं थोड़ा और पढ़ लिया था, काश मैं ये वाला टॉपिक भी पढ़ के जाता, क्योंकि बाद में आपको अफसोस के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है दोस्तों। तो क्यों ना हम अपने अफसोस को किसी अवसर में बदलें। तो मेरा पूरा प्रयास यही रहेगा कि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट जानकारी यहाँ से प्रोवाइड होती रहेगी, बेस्ट जानकारी मिलेगी, पूरी मिलेगी, और उसमें कोई भी दुआबात की बात जरूर नहीं होगी। तो बने रहिए हमारे साथ प्रेम एकेडमी पे, जहाँ सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये मुझे लगा आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है।
तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।